क्या आप भी करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं या 1 करोड़ से ज़्यादा का निवेश अपने अकाउंट पर रखने की बात करते हैं? यही एक बड़ा सवाल आज हमें डिस्कस करना है धीरेन से और आज के फंड का फंडा में। धीरेन, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई टारगेट लेके चल रहा है कि 1 करोड़ का कैपिटल बनाएगा, 1 करोड़ का अपने पोर्टफोलियो बनाएगा, तो क्या ये फिजिबल है, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल फिजिबल है। छोटी सी रकम से, छोटी सी बचत से, छोटी सी लगातार बचत से आप एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। वो जो कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वो सचमुच में ये घड़े से ज़्यादा बेहतर तरीके से भरता है, क्योंकि जो पैसे में जो घड़े में तो केवल वही पानी जाता है जो आप डालते हैं जी। यहाँ पे तो डाला हुआ जो पैसा है वो अपने आप काम भी करना शुरू कर देता है। तो ये जो कंपाउंडिंग का जादू है कि आपका पैसा कमाता है और कमाने के बाद जो बढ़ा हुआ रकम है वो भी कमाता है। तो अगर आप 1300 रुपये से 30 साल में आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आप इससे सांत्वना मत लें, क्योंकि आप ये सोचिए कि 1 करोड़ रुपए एक बड़ा सा नंबर है, इसमें 1 के बाद 7 जीरो है, आपको लगता है कि ये काफ़ी बड़ी रकम है और है भी आज के दिन, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए का वर्थ कितना होगा 10 साल के बाद? आज के दिन जो 1 करोड़ है वो काफ़ी मीनिंगफुल है। अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो शायद ये बहुत आसानी से आपके लिए 50,000 रुपये महीने की आमदनी क्रिएट कर सकता है। ये 6% ही हुआ उसका, और उसके बाद ये पूंजी बढ़ती भी रहेगी। तो ये आपने एक नया टेंशन क्रिएट कर दिया धीरेन की सिर्फ 1 करोड़ रुपए काफ़ी नहीं है। बहरहाल हम आपसे, आपकी टीम ने कुछ कैलकुलेशन हमें करके दिया कि कैसे निवेश करके, छोटा निवेश करके, छोटी बचत करके भी हम 1 करोड़ की पूंजी जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ फ्लोर पे और हम फटाफट देखते हैं कि कैसे ये 1 करोड़ की पूंजी इकट्ठी हो सकती है छोटी छोटी बचत से। तो मान लीजिए कि आप अगर 50 साल की उम्र के हैं, आपको अगले 10 साल में 1 करोड़ की पूंजी जमा करनी है, तो आप 30,000 रुपये हर महीने जमा करें और मान लीजिए कि ये आपके निवेश पर करीब करीब 12% का, यानी 100 के 112 बन जाते हैं। तो आप हर महीने वो राशि जमा करके, 30,000 की राशि जमा करके 1 करोड़ की पूंजी जमा कर सकते हैं। अब अगर आपकी 45 साल उम्र है तो 15 साल में सिर्फ 12,000 रुपये महीना ये निवेश करके आप 1 करोड़ की पूंजी जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि रिटर्न हर साल आपको 12% के आसपास मिल रहा हो। इसी तरह और भी छोटे छोटे कैलकुलेशन है। 40 साल के आदमी के लिए 5,500 रुपये हर महीने बचत करके 20 साल में 1 करोड़ रुपए की पूंजी जमा की जा सकती है। और अगर इससे भी कम उम्र है, 35 साल के लिए ये कैलकुलेशन होता है सिर्फ 2,500 रुपये महीना, लेकिन 25 साल लगेंगे 1 करोड़ की पूंजी जमा करने में। तो यानी हर एक का ये ख्वाब 1 करोड़ की पूंजी जमा करने का पूरा हो सकता है। 30 साल के व्यक्ति के लिए सिर्फ 1,300 रुपये महीने का एक कैलकुलेशन आता है 12% के रिटर्न पे। और इसको दूसरे तरीके से भी देखिए कि अगर ये 12% नहीं मिलता है और ये घट करके, क्योंकि जो आपको रिटर्न मिलता है या इसका जुड़ाव है महंगाई दर से और इंटरेस्ट रेट से, और अगर उसमें गिरावट आती है और ये 12% के बजाय अगर आपको 10.5% मिलता है और ये 1 करोड़ के बजाय अगर ये छोटी रकम रह जाती है, 85 लाख हो जाती है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। वो भी उस समय काफ़ी होगा अगर महंगाई दरें कम हो। और अगर ये 1 करोड़ के बजाय अगर 85 लाख होता है, 75 लाख होता है, तो वो भी वो रकम की वैल्यू होगी। कि क्या 1 करोड़ रुपए काफ़ी है? और आज के 1 करोड़ की कीमत आज से 10 साल बाद क्या होगी? आज के दिन 1 करोड़ बहुत लोगों के लिए काफ़ी होगा। 1 करोड़ रुपया आपके लिए 50,000 रुपये महीने की मासिक आमदनी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा वो बढ़ता भी रहेगा, क्योंकि आज अगर आप 7-8%, 9% अगर आप रिटर्न जनरेट करते हैं तो 2-3% पूंजी आपकी बढ़ जाएगी और बाकी पैसा आप अगर कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या ये 10 साल के बाद ये काफ़ी होगा? आज जैसी महंगाई चल रही है 7% की सालाना दर से, उस हिसाब से आपको 10 साल के बाद 2 करोड़ रुपया चाहिए होगा, इतनी उसके परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रखने के लिए। अगर आज जो एक मुझे 1 करोड़ रुपए की जो उसका ग्लैमर है वो 10 साल बाद आधा हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का जो वर्थ है जी, आज आप जितना कुछ भी 1 करोड़ रुपए से कर पाते हैं वो आप 2 करोड़ रुपया होगा तो आप उतना ही कुछ कर पाएंगे। तो एक तरह से वो उसका वैल्यू आधा हो गया। आज के 50 लाख रुपए के बराबर
आज से 10 साल के बाद का 1 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, दूसरी यानी आज बात के 1 करोड़ रुपए अगले 10 साल बाद 50 लाख ही रह जाएंगे। जी हाँ, और ये इसमें मैं कुछ और बताऊंगा कि 15 साल के बाद ये 3 गुना चाहिए होगा। आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए होगा, आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर। 20 साल के बाद ये 5.4% चाहिए होगा, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। 5-5.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए होगा आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर 20 साल के बाद। और 30 साल के बाद ये करीब करीब 8 गुना चाहिए होगा। आपके पास 8 करोड़ रुपया होगा, तब आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो इसके लिए, इस वजह से आपको केवल 1 करोड़ रुपया तो एक अच्छा बढ़िया राउंड नंबर है, जिसमें 1 के बाद 7 जीरो है, लेकिन ये एक इलस्ट्रेशन के तौर पे देखिए। लेकिन इस रकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टमेंट गुरुओं की राय है कि भारत में निवेश करो। इसको भारत में निवेश करना एक रिलेटिव बात है कि आप कोई भी विदेशी निवेशक जब निवेश कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके सारे विकल्प क्या हैं, और उस विकल्प में उन विकल्प में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है। और वहाँ पे भारत एक बहुत ही यूनिक चीज़ प्रेजेंट करता है कि ये अकेला इकोनॉमी है जिसके बारे में हर किसी को भरोसा है कि ये ग्रो करेगा और रफ्तार से ग्रो करेगा। और बाकी सब की तुलना में जब वो ग्रो नहीं करेंगे बल्कि वो छोटे होंगे, वो श्रिंक करेंगे, या वहाँ पे ग्रोथ रेट्स कम हो रहे हैं या स्टैटिक रहेंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा कि ये जो भारतीय टेलविंड है इसकी तुलना में हम एक तो भारत में सारे लोग आदी रहे हैं महंगाई के, और दुनिया के सारे लोगों को पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है कि महंगाई भी कोई चीज़ होती है, महंगाई बढ़ने वाला है, ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये पिछले 40 साल से अमेरिका में लोगों को और बाज़ार को इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि महंगाई रफ्तार से बढ़ने का मतलब क्या है। और आपको हर साल जा कर के अपने एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज़ करना पड़ता है और तनख्वाह बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। भारत में अभी एक टेलविंड है, एक बहुत ही अनुकूल हवा है, और दुनिया भर में एक बड़ा विपरीत हवा है जो कि बड़ा अंतर ला रहा है। ये आपने बढ़िया बात कही कि भारत में अनुकूल हवा चल रही है और विपरीत हवा चल रही है दुनिया के बाकी बड़े बाजारों में। एक नज़र डाल लेते हैं इससे पहले कि भारत में क्यों निवेश करना है, इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना है, वो समझेंगे धीरे से। लेकिन आपको याद दिला दें कि पिछले 5 साल में शेयर बाजार कितना धीमा बढ़े हैं बाकी देशों में। अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 24% ये 5 साल में बढ़ा है। ये टोटल बढ़त की बात कर रहा हूं मैं, और आपको स्क्रीन पर अभी ये भी दिखाएंगे कि पिछले 1 साल में अगर किसी में गिरावट आई है। तो नैस्डैक की बात करें, जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी कंपनियां वो चाहे भारत की हों चाहे अमेरिका की, वो यहाँ इंडेक्स इसमें लिस्ट होती हैं। 5 साल में 59% इसमें बढ़त देखी गई है। इंग्लैंड का फुट्जी 2% नीचे गिरा है। जर्मनी का इंडेक्स जो लीडिंग इंडेक्स है वो 14% बढ़ा है 5 साल में, यानी पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी गिरावट आई है। जापान का मशहूर निकेई 24%, चीन का मशहूर शंघाई इंडेक्स 4%, और भारत की अगर बात करें तो निफ्टी 50 पिछले 5 साल में 55% बढ़त ले चुका है, और बीएसई का सेंसेक्स जो दशकों पुराना इंडेक्स है 58% बढ़ चुका है। तो धीरेन्द्र, ये आंकड़े में बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में बाकी बाजारों में काफ़ी गिरावट आई है, इसलिए 5 साल का उनका आंकड़ा छोटा हो गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नहीं है, और ये जो 58% दिख रहा है, दोनों में अंतर है। अगर हम देखें कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है नैस्डैक, वो बहुत ही नैरो इंडेक्स है। वो केवल टेक्नोलॉजी कंपनी और प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनियों का बहुत रफ्तार के साथ, अगर आप ये देखेंगे कि पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से नैस्डैक बढ़ा है, ये 58% बहुत ही छोटा सा नंबर दिख रहा है। अच्छा, तो हाल फिलहाल इसमें भारी गिरावट देखी गई। आपने बहुत जरूरी बात कही कि हमें जो लग रहा है कि 5 साल में नैस्डैक 58% 59% बढ़ गया, ये दरअसल आपको लग रहा है एक छोटा नंबर है। हाँ, ये 100% था, और ये पिछले 2-4 महीने में ही धाराशायी हो गया है। तो दुनिया भर में गिरावट का दौर है। जी हाँ, गिरावट का दौर है, जबकि बहुत सारे इसमें जो अंडरलाइंग कारोबार हैं उनमें गिरावट नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका से और महंगाई बढ़ने की आशंका से ये सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो जाहिर है सारा पैसा भारत की तरफ अब डाइवर्ट होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि एक बड़ा अंतर है, वो एक लीडिंग छोटी कंपनियों का टेक्नोलॉजी भारतीय जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही डाइवर्स है। ये पूरे भारत के सारी कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए जानते हैं वो क्या बातें जो भारत को खास बना रही हैं। धीरेन्द्र, मैं आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ। जी, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन ने भी बोला कि भारत में
कुछ ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं निवेश के लिए अच्छी हैं और वो दुनिया को बोलना चाहते हैं कि भारत एक लुभावनी जगह है। उसमें से एक बात यह है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत हैपनिंग जगह है, काफ़ी काम हो रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर और इसलिए नया निवेश, अच्छी कंपनियां जो हैं अच्छा रिटर्न दे रही हैं। दूसरा उन्होंने बात की इनोवेशन की, क्योंकि भारत का इतना बड़ा बाजार है कि चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनियां हों या वो बैंकिंग कंपनियां हों, वो भारत की ग्राहक को लुभाने के लिए काफ़ी इनोवेशन लेके आ रही हैं और इसलिए यहाँ की कंपनियों में मुनाफे की बड़ी उम्मीद है। एक उनका ये भी कारण था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है और एक बहुत बड़ा यूथ यानी युवा वर्ग है। तो धीरे इससे लेकिन निवेश में क्या फर्क पड़ता है इस तरह की बातों से? एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, बहुत सारी इकोनॉमीज है। एक तो बहुत बड़ा इकोनॉमी जो बहुत डाइवर्स हो और जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी बहुत यंग है, जो कि कंज्यूमर भी है, वर्कर भी है, एम्प्लॉय भी है। तो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखें यानी रणनीतिक तौर पर भी देखें तो भारत को लेकर दुनिया भर में काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है निवेश को लेकर। उसमें से एक वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसके बाद से भारत पर फोकस बढ़ा है, क्योंकि सब निवेशकों को एक अच्छा देश चाहिए और अच्छी जगह चाहिए निवेश के लिए। दूसरी बात यह है कि कैसे अमेरिका में जो मंदी के रिसेशन की चर्चा हो रही है उसको लेकर निवेश के लिए दूसरा एक एवेन्यू चाहिए। ये सारी बातें 3 से 5 साल को लेकर की जा रही हैं कि धीरेन्द्र, ये 3 से 5 साल अगर हम ना बात करें तो क्या तुरंत मुनाफा नहीं मिलने वाला इंडिया में? 3 से 5 साल लगेंगे? नहीं, भारत में देखिए बाज़ार का रुख क्या रहता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत में जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरह का टेलविंड है, जिस तरह का, और वो टेलविंड जो है वो बहुत डायरेक्शन से आ रहा है। एक तो कि भारत अकेला इकोनॉमी होगा जो ग्रो करेगा, तो तुलनात्मक तौर पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होता है। उसके अलावा जो हमारा जो इंडिया स्टोरी जिसके बारे में हम 20 साल से बात कर रहे थे, अब चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। अब लोगों को काफ़ी भरोसा है कि जो कहा जाता है वो होता है। पहले लोगों को तकलीफ थी कि जो कहा जाता है पोटेंशियल है, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन होता नहीं है। तो ये एक बड़ा अंतर आया है। 25-30 साल की उम्र में कोई काम करना शुरू करे और बोलने लगे कि 40-45 पे रिटायर होना है, ये क्या फीजिबल है? ये वाजिब सवाल है? क्या ये संभव है? कैसे करें? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, निर्भर करता है कि आपका एस्पिरेशन क्या है। लेकिन किसी भी रिटायरमेंट प्लान के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो ये है कि आपका लिविंग कॉस्ट क्या है और उस लिविंग कॉस्ट के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए कि आप वो जो कैपिटल होगा वो रिटर्न जो जनरेट करेगा उससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और उसके बाद कुछ पैसा बच जाएगा ताकि वो कैपिटल बढ़ता रहे, क्योंकि आपको हर साल भविष्य में थोड़े ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई रुकने वाली नहीं है। तो इसका आपको आकलन करना पड़ेगा अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं। जी, तो आपकी जो बातें हैं ये अभी हम और समझेंगे आपसे, कॉस्ट क्या हुई, कैपिटल क्या हुई और महंगाई का उस पर क्या असर है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जल्दी पूछ लेना चाहता हूँ कि किताबों में और इंटरनेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं रिटायरमेंट को लेकर कि आप बूढ़े हो जाएंगे उससे पहले आप फायर कर लें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट और वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लान हैं। क्या ये सब प्लान पढ़ने का कोई असर पड़ता है? जी हाँ, अगर लोग फाइनेंशियली अवेयर हों, और इसके हार्ट में तो दो ही चीज़ है कि महंगाई दर बढ़ती रहेगी, इसके लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी, उस पूंजी का काम करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो रफ्तार मेंटेन कर सके अब महंगाई की दर से। और ये अगर किसी को समझ में आ जाता है कि कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि क्लॉकवर्क की तरह चलता रहता है, आज आपको 50,000 रुपये चाहिए, अगले साल आपको 55,000 रुपये चाहिए होगा, अभी जो महंगाई दर है उसके हिसाब से, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो मुझे तो दो बातें समझ में आ रही हैं धीरेन्द्र, कि एक कि जब बुढ़ापा होगा तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, यानी आज के 50,000 उस वक्त 50 नहीं और ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे। दूसरा आप जो कह रहे हैं कि उसको यानी उस खतरे से बचने का एक इलाज है कंपाउंडिंग, तो वो आप समझना चाहूँगा, लेकिन आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ क्योंकि हम समझना से पहले चाहते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और उसके बाद धीरेन्द्र से और उनकी टीम ने हमें एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके दिया है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा खतरा होने वाला है रेगुलर सैलरी बंद होने वाली है रिटायरमेंट के बाद या आपकी उम्र बढ़ने के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस, जो ग्रुप इंश्योरेंस अक्सर आपका दफ्तर या आपकी कंपनी
आपको देते हैं वो ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है, आपका अपना स्वास्थ्य बीमा बंद हो जाता है और स्वास्थ्य का खर्च बढ़ने लगता है और महंगाई से भी सामना हो। तो धीरेन्द्र, अब मैं ये समझना चाहूँगा दोबारा कि सब क्या है जो आप अभी बता रहे थे। इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और ये तैयारी की जा सकती है, लेकिन बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, इसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा दिन भी रिटायरमेंट एज जो पहले 60 साल था और लोग का जो लॉन्जिविटी था, लोग 70-75 साल तक जीवित रहते थे, अब लोग 85 साल तक जीवित रहेंगे। तो आपका जो काम करने का जो उम्र है वो भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आप इसमें अपना काम करने वाला उम्र अगर आप कम करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा तैयारी करनी और ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। दूसरा चीज़ कि आपको अपने पैसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कीजिए और उसको रफ्तार से बढ़ाइए और उसमें हाथ मत लगाइए। तीसरी चीज़ कि बहुत सारे पॉन्डरेबल्स हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं कि आपका हेल्थ कंडीशन क्या होगा, आपके डिपेंडेंट्स कैसे होंगे, क्या उसकी आपने तैयारी कर ली क्या, क्योंकि नियमित खर्चा तो एक चीज़ है, इमरजेंसीज और बड़े खर्चे, बच्चे की पढ़ाई, मकान बनाना, पेरेंट्स का देखभाल और इनकी तैयारी बहुत आपको ये महीने के खर्चे के हिसाब से नहीं आता है, इसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी होगी। गोल भी पूरे करने हैं, फाइनेंशियल गोल, यानी वर्ल्ड टूर भी करना है और रिटायरमेंट के लिए पैसे भी बचाना है, तो इसलिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी। धीरेन्द्र, हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो खतरे हमने देखे, इसके अलावा कुछ और खतरे भी धीरेन्द्र ने दिखाए हैं और हम उसको कुछ नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2030 में रिटायर होना चाहते हैं, अभी आपकी सैलरी 50,000 है, तो 2030 में वो 74,000 रुपये आपको चाहिए होंगे, उतना ही काम करने, उतना ही खर्चा चलाने के लिए। और इसका मतलब होगा कि आपके पास कोई 2-1 करोड़ के आसपास का जो पूंजी इकट्ठी हो जानी चाहिए। यानी आज की सैलरी 50,000 है और 2040 में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको उस वक्त करीब 1.25 लाख रुपए हर महीने ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए आपको करीब 2-3 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। आज की सैलरी 50,000 है और 2050 में आपको रिटायरमेंट लेना है, तो तब तक आपको 2 लाख रुपए महीने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए पास होनी चाहिए कोई 4 से 6 करोड़ की पूंजी हाथ में होनी चाहिए, ताकि उसके ब्याज से आप अपने महीने के खर्चे चला सकें। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।